ओके बच्चा पार्टी, हम यहाँ पे आज थोड़ा बहुत ग्राफ्स का देखेंगे कि किसी ग्राफ को देखकर, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के बीच में ग्राफ हो, चाहे वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ हो, कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कैसा मोशन हो रहा है। ठीक है, ओके, सो वी विल कंसीडर बेसिकली ग्राफ्स। ओके ओके ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो आपके डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, तो भाई साहब आपने टाइम को हमेशा किस में प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस में, और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में। क्वेश्चन आपके कैसे भी बन सकते हैं। क्वेश्चन में ऐसा दिया जा सकता है कि टाइम को भाई साहब डिस्प्लेसमेंट को आपको एक्स एक्सिस में प्लॉट कर दिया और टाइम को वाई एक्सिस में, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बट जनरली हम टाइम को प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस में और डिस्प्लेसमेंट को वाई एक्सिस में, वेलोसिटी को प्लॉट करते हैं हम वाई एक्सिस में और टाइम को प्लॉट करते हैं हम एक्स एक्सिस में। ठीक है, तो आपका जो स्लोप होता है किसका, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप आपको क्या देगा साहिल मुनकर, इसका स्लोप क्या वैल्यू क्या होगा, इसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी, दैट इज ds बाई dt, ये हो जाएगा स्लोप। ठीक है, और इसका एरिया अंडर द कर्व क्या दे देगा सृष्टि गौरी, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या बोलेंगे हम, सृष्टि गौरी आईफोन 16 भाई साहब क्या होगा आप बताइए, एरिया अंडर द कर्व ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा शर्मा जी। अरे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, इसके अंडर जो एरिया है उसको क्या, चलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आता है, इसका स्लोप क्या बताएंगे बच्चा, स्लोप इसका क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा आपको, एक्सेलरेशन। और एरिया अंडर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ शर्मा जी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होगा उसका क्या क्या देगा वो अपने को, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, ये सब भाई साहब आपके फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ओके, स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, नोट कीजिए, दिमाग में कुछ रहता नहीं है नोट भी नहीं करेंगे, ये अपन पढ़ चुके हैं फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, आपका जो स्लोप होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वो आपका वेलोसिटी देगा। तो समझ लो भाई साहब ये आपका डिस्प्लेसमेंट है s और इसको आपने t दिया हुआ है, स्लोप, स्लोप मीन समझ लो ये आपका ऐसा कोई ग्राफ गया है, इस पे जब हम ऐसे इस इंस्टेंट पे ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं, इट बेसिकली गिव्स द स्लोप, इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी हो जाएगा आपका ds बाई dt। तो स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू द वेलोसिटी, और स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम को अगर आपने प्लॉट किया है, इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, v इज इक्वल टू डी सॉरी a इज इक्वल टू dv बाई dt। ठीक है, ये आपको दे देगा एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपका देखो समझ लो कोई ऐसा वेलोसिटी को अपने प्लॉट किया हुआ है और ये टाइम को प्लॉट किया हुआ है, अभी समझो ये एरिया है। ठीक है, हमने वैसा ये आपका वेलोसिटी और टाइम का ऐसा वेरिएशन है, तो इस पूरे का जो एरिया होगा ये आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिस गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट, ये आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। इसको भी लिखिए फटाफट, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स यू द डिस्प्लेसमेंट। कुछ भी रिटेन नहीं कर पा रहे हैं आप, slope of displacement time graph gives velocity, slope of velocity time graph gives acceleration and area under velocity time graph gives you the displacement। ठीक है भाई साहब, क्लियर है? ओके, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, गिव्स चेंज इन वेलोसिटी, अगर आपने एक्सेलरेशन को टाइम के साथ प्लॉट किया रहेगा तो इसके नीचे जो एरिया होगा ये आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ will give you the change in velocity। ग्राफ पे बेस बहुत सारे सवाल आते हैं, कल अपन ने कुछ सवाल किए थे जिसमें आपको दिखेगा कि ग्राफ पे बेस बहुत सारे सवाल आते हैं। एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स यू द चेंज इन वेलोसिटी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम नोट करके हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ठीक है, ओके, अभी आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम के साथ प्लॉट कर रहे हैं, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नहीं, तो आपका ग्राफ किस तरीके का दिखेगा,
इफ बॉडी इज एट रेस्ट, दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक. ठीक है, बॉडी आपका रेस्ट पे है, मतलब 5 सेकंड पे भी इसी पोजीशन पे बॉडी है, 10 सेकंड पे भी इसी पोजीशन पे है, 15 सेकंड पे भी इसी पोजीशन पे है, एंड फॉर टाइम टिल द टाइम इट इज एट रेस्ट इट विल शो इट द सेम पोजीशन. So there is no change in position or displacement with the passage of time. When there is no change in position or displacement with the passage of time, we would say that the body is at rest. Clear है भाई साहब? Okay. So body at rest का displacement time graph का ये representation है. लिख लीजिए भाई साहब फटाफट, फटाफट से रफ में ड्रॉ कर लीजिए इसको जल्दी से. एक मिनट में आप ऐसा
ओके सो बच्चा पार्टी ये हो गया आपका बॉडी एट रेस्ट पे, ठीक है, बॉडी एट रेस्ट। और आप देखोगे आपको अभी अभी पढ़ा आपने कि स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स यू व्हाट, वेलोसिटी। यहां पे देखो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज बेसिकली व्हाट, एंगल बिटवीन दिस द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। इस कर्व को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मतलब स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप इज बेसिकली व्हाट, स्लोप होता है tan थीटा। और ये थीटा क्या होता है भाई साहब, एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, एंगल बिटवीन द कर्व एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखो यहां पे ये वाला एंगल कितना होगा, दोनों भी पैरेलल लाइंस है, एक्स एक्सिस और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है, तो इसका मतलब ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन दिस केस इट विल बी 0। तो m दैट इज m हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई साहब, 0। समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। सो बॉडी एट रेस्ट, तो बॉडी एट रेस्ट भाई साहब क्या हो जाएगा, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं यहां पे ds बाई dt दैट इज v इज इक्वल टू 0, ओके, एंगल बिटवीन द कर्व and the direction, positive direction of x axis. This is basically body at rest. Are we clear to this one people? हम समझ में आता हम, are we clear? Okay. अभी आपका बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, इफ बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन तो आपका कर्व इस तरह से दिखेगा। देखो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट इनिशियल, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट फाइनल, और इस तरीके का कर्व दिखेगा। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मोशन मीन्स दैट equal distances in equal intervals of time, equal distances are covered in equal intervals of time. That is what you mean by body in uniform motion. Are we clear on this one people? हम ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे देखो ये हो गया इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल, ये हो गया टाइम, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। आर वी एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? ठीक है। So this is basically displacement initial, this is displacement initial, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, displacement final, this is displacement final, displacement initial and displacement final, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? Are we clear on this one? तो आपका V कितना हो जाएगा, final displacement minus initial displacement upon time taken, okay। तो आप क्या लिख सकते हैं, displacement will be equal to इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वीटी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? देखो भाई साहब आपका वी क्या हो जाएगा, ये आपका स्लोप ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, तो आपका वी टी क्या हो जाएगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, एस प्लस वी टी, ठीक है, एस इनिशियल, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वी इंटू टी, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट प्लस वी इंटू टी। तो आपका देयरफॉर final displacement will be equal to initial displacement plus velocity into time, clear है भाई साहब? Are we clear on this one? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अगर भाई साहब आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, u की वैल्यू 0 एंड s की वैल्यू 0 एंड t की वैल्यू 0, ठीक है, तो आपका ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा s, ठीक है, t। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद u नॉट इक्वल टू 0 एंड s नॉट इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब आपका भाई साहब वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ठीक है, सो वेलोसिटी का स्लोप चेंज हो रहा है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन विद इनिशियल वेलोसिटी नॉट इक्वल टू 0, विद डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अगर आपका देखो यहाँ पे ऐसा, देखो ये आपका हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन किसके लिए, जब u आपका 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे आपका
इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब क्या है, जीरो है। यहां पे भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। और ये क्या है भाई साहब आपका, देखो इनिशियल वेलोसिटी मतलब यहां से स्टार्ट हो रहा है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं है। सो यहां पे इनिशियल वेलोसिटी और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो नहीं है व्हेन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। At time t is equal to 0, in this case, initial velocity and initial displacement both are 0. At time t is equal to 0, in this case, initial displacement and initial velocity both are not equal to 0. इसको लिख लीजिए भाई साहब जल्दी, फटाफट, क्विक। डन हो गया भाई साहब, ओके। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड एक्सिलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो आपका देखो यहां पे यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सिलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आपका देखो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, ये आपका रिटार्डेशन है, मतलब ये आपका वेलोसिटी डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, यहां पे वेलोसिटी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, और ये आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन, ठीक है, ओके। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड एंड देन रिटार्डेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाफट। ये हो गया भाई साहब आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और ये हो गया भाई साहब आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट। ओके अभी हमारा आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। देखो यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी अगर आपका कांस्टेंट है, ठीक है, तो आपका s इज इक्वल टू वी टी, ये वेलोसिटी को आपने टाइम के अगेंस्ट में प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन में आपको यहां पे क्या दिख रहा है, वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, इट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम, ठीक है। वेलोसिटी आपका कांस्टेंट है, s क्या होता है, v इंटू टी होता है, देखो, ठीक है। तो दिस इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम। अगर आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है, और u इज इक्वल टू जीरो है एंड s इज इक्वल टू जीरो है, t इज इक्वल टू जीरो, तो आपका भाई साहब किस तरीके का दिखेगा, ऐसा ग्राफ दिखेगा, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। आपने यहाँ पे वेलोसिटी को टाइम के साथ प्लॉट किया है, तो एक्स एक्सिस में आपका क्या है, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस में भाई साहब आपका वेलोसिटी, सॉरी वाई एक्सिस में, और एक्स एक्सिस में आपका भाई साहब टाइम, यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है, ये एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है विद u इज इक्वल टू जीरो एंड s इज इक्वल टू जीरो एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। इसको लिख लीजिए भाई साहब जल्दी, फटाफट। इन ग्राफ्स के आइडियाज बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए आपको। हो गया, डन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, u इज इक्वल टू जीरो, s इज इक्वल टू जीरो एंड t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ओके। अभी हम इस पे आते हैं भाई साहब, जहां पे आपका u नॉट इक्वल टू जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं है, टाइम t इज इक्वल टू जीरो। आप देखो शुरुआती दौर पे आपका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। सो देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस व्हिच हैज बीन कवर्ड एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एंड देयर इज सर्टेन अमाउंट ऑफ वेलोसिटी व्हिच हैज बीन अटेन्ड एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। सो ये हो जाएगा भाई साहब आपका व्हेन ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। सेम चीज होगी यहाँ पे u नॉट इक्वल टू जीरो एंड s नॉट इक्वल टू जीरो एट t इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। u और s आपके जीरो नहीं होंगे एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है भाई साहब, ओके। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम जीरो। अभी यहां पे क्या होगा, देखो
एक वेलोसिटी से गाड़ी जा रही थी, अभी उसमें आपका एक्सेलरेशन कम होता जाएगा, तो ये ऐसे होते हुए भाई साहब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कैसे ग्राफ दिखेगा, देखो ऐसे, यहाँ पे एक इनिशियल वेलोसिटी थी, लेकिन आपने ब्रेक्स अप्लाई किया हुआ है जिसके वजह से रिटार्डेशन हो रहा है और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, यूनिफॉर्म रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन टिल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। ठीक है, ओके। यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सीलरेटेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो आपका पहले रिटार्डेड था, देखो तो कैसे होगा ये बताओ, ओए कैसे होगा ये मिश्रा जी, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड देन एक्सीलरेटेड, ऐसे होगा, ठीक है। सो दिस विल बी लाइक दिस, ऐसे एक बॉल को जैसे टप्पा मारते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली रिटार्डेड एंड देन एक्सीलरेटेड, अरे ये क्यों नहीं दिखाया भाई साहब, ओके, देन एक्सीलरेटेड इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऐसे जाएगा भाई साहब, ठीक है, इट विल गो लाइक दिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, ठीक है, ओके ओके ओके। इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन क्या क्या है भाई साहब आपका, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो आपका ये हो गया भाई साहब क्या, डिस्प्लेसमेंट हो गया x, टाइम टेकन s, v नॉट a, ठीक है आपका भाई साहब। देन 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहां पे अपन लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। देन वी हैव फाइनल वेलोसिटी विच इज इक्वल टू v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, ओके। लेट अस डिराइव v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो आपका a बेसिकली क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, a क्या है देखो, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। a इज व्हाट, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप देखो आपने पढ़ा हुआ है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है, ठीक है। तो समझ लो भाई साहब यहाँ पे चेंज इन टाइम, तो ये आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, x2, ये हो गया आपका t2 और ये हो गया आपका t1, है ना। और यहाँ पे आपका क्या है देखो, आपका लेट्स से इस पॉइंट का यहाँ पे स्लोप, तो आपका ये हो गया लेट्स से आपका x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, तो आपका क्या हो जाएगा, v माइनस वी नॉट अपॉन टी। v माइनस वी नॉट मतलब देखो ये क्या है आपका, ये आपका है y1, ठीक है, और ये आपका है भाई साहब y2, है ना, ये आपका y2 है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे y2 माइनस y1 मतलब कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट, और t माइनस t1, t1 की वैल्यू तो जीरो है, तो t2 माइनस, तो ये आपका t माइनस जीरो, तो ये हो गया v माइनस वी नॉट अपॉन टी, तो ये हो गया आपका u, सॉरी आपका v माइनस u इज इक्वल टू a अपॉन टी, तो v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, तो v की वैल्यू हो गई u प्लस ए टी, ठीक है। ये हो गया आपका भाई साहब पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन भाई साहब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे आपने, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस, एरिया ऑफ दिस, अभी देखो ये आपका v नॉट, ये वाला है आपका v, ठीक है, ये आप v नॉट भी लिख सकते हैं या u भी लिख सकते हैं, ये वाला आपका टाइम t है। तो आपको मालूम है कि भाई साहब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम, ये पैरेलल आपका एक ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम भाई साहब क्या होता है, सम ऑफ हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब कितना हो जाएगा देखो, हाफ इनटू यू, ठीक है,
प्लस वी, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम इंटू भाई साहब कितना हो जाएगा टी, है कि नहीं? ठीक है भाई साहब, u और v आपके क्या है, पैरेलल साइड्स हैं और डिस्टेंस बिटवीन देम t, तो ये हो जाएगा भाई साहब इसका एरिया, और यही एरिया आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपने पढ़ रखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने क्या डिराइव किया है भाई साहब, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी है, तो t की वैल्यू अपन क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस t को आप ये कर दो, ठीक है, दिस विल बी u सॉरी v प्लस यू, और इस t को अपन क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू बाई ए, तो ये हो गया आपका s, तो s हो गया भाई साहब क्या, v प्लस यू इंटू वी माइनस यू, तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो आपका v स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर की वैल्यू हो गई u स्क्वायर प्लस 2as। आर वी क्लियर? ठीक है, क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम तो ये आपका डिराइव हो गया भाई साहब। काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर अप्लाइड फॉर अ यूनिफॉर्मली मोशन, कौन सा भाई साहब, कौन से मोशन में? काइनेमेटिकल इक्वेशन आपके किस मोशन में आते हैं, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, डी एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड, कौन से इक्वेशन में, कौन से में आ जाएगा, सर्कुलर में, किस में आ जाएगा, तो इट विल बी ऑलवेज एप्लीकेबल टू, काइनेमेटिकल इक्वेशंस आर ऑलवेज एप्लीकेबल टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में ये काम आएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी, तो आप कल हम देख रहे थे भाई साहब मोशन अंडर ग्रेविटी, द एक्सेलरेशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का जब फ्री फॉल होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फ्री फॉल में इनिशियल वेलोसिटी विल ऑलवेज बी 0 और एक्सेलरेशन इट विल बी इक्वल टू g, वॉट एवर वैल्यूज यू आर टेकिंग इट। ठीक है, तो आपका इट इज डिनोटेड बाय g, न्यूमेरिकली इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। ठीक है, g आपका पॉजिटिव होता है इफ डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, मतलब जब बॉडी नीचे गिर रही है तो a इज इक्वल टू g लिखते हैं, और जब बॉडी को आप ऊपर फेंक रहे हैं तो a इज इक्वल टू माइनस जी लिखते हैं। ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ मोशन इज वर्टिकली अपवर्ड्स, इन दोनों को लिख लीजिए भाई साहब। हो गया भाई साहब? ओके, बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड फ्रीली फॉलिंग बॉडी, अगर आपका फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो अपन क्या बोल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और a की वैल्यू हो जाएगी भाई साहब g, s को आप h भी लिख सकते हैं। ठीक है, हाइट ऑफ द बॉडी, v इज इक्वल टू जी टी, तो आपको भाई साहब यहां पे मालूम है कि v इज इक्वल टू जी टी हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है। अभी वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड्स है तो u की वैल्यू, दैट इज इनिशियल आपका फ्री फॉल है ये, u की वैल्यू 0 हो जाएगी, v इज इक्वल टू a की जगह पे हो जाएगा g, a की वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव g, gt। तो मतलब अपन क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, जितने टाइम तक कोई बॉडी फ्रीली फॉल हो रहा होगा उतनी ज्यादा उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, अभी समझ लो भाई साहब, अगर आपने एक चीज को यहां से यहां तक फेंका और उसी चीज को यहां से यहां तक फेंका, ज्यादा इंपैक्ट किसमें आएगा, ज्यादा एनर्जी किसमें होगी, इसमें, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसने ज्यादा टाइम तक ट्रैवल किया है। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज। ठीक है, बिकॉज वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इन केस ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, द मोर इट इज अलाउड टू ट्रैवल द मोर विल बी इट्स वेलोसिटी। ठीक है, तो इसीलिए आप देखोगे जितने मेटियोर्स होते हैं जो अर्थ में स्ट्राइक करने जाते हैं, तो मेटियोर्स क्या होते हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में। ठीक है, आपका अर्थ का जैसे एटमॉस्फेयर में वो एंटर करते हैं
तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है उनकी। तो स्पीड इनकी बढ़ी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपके एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड भी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से बहुत जोर से आ रहे हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है ऑलमोस्ट, ठीक है। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, उनके हाई वेलोसिटी की वजह से एटमॉस्फेयर के साथ उनका एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे होंगे, है ना, 6 पाई आर एन बी जो आपने पढ़ा हुआ है, नहीं याद नहीं है, बहुत बढ़िया। तो आपका जो फोर्स लगता है, ठीक है, फोर्स इज बेसिकली इक्वल टू 6 पाई इन आर वी, ये पढ़ा हुआ है आपने भाई साहब। टर्मिनल वेलोसिटी है, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये आपका रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी है, खैर ओके। तो आपका भाई साहब जब कोई बॉडी एंटर होता है, जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होगा, इतना सारा हीट जनरेट होगा क्योंकि फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, हाई वेलोसिटी है, तो एयर के साथ इसका फ्रिक्शन बढ़ेगा, इतना ज्यादा वेलोसिटी जनरेट होगा, ये भाई साहब पूरा रेड हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा और फाइनली एक्सप्लोड कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मेटियोर्स हमको स्ट्राइक नहीं करते हैं, मेटियोर्स कीप ऑन स्ट्राइकिंग, बट ऑल दीज बिग रॉक्स और मेटियोर्स और पीसेस which are very huge in size and which can cause massive destruction if they happen to hit the earth surface, actually explode in the earth's atmosphere. So हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर हमको सिर्फ पानी या ऑक्सीजन ही सप्लाई नहीं कर रहा है, हमको इन सारे मेटियोरिक अटैक से भी बचा रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है। एक मेटियोर ने स्ट्राइक किया था और डायनासोर्स की पूरी प्रजाति खत्म हो गई, ऐसा हमारा बिग बैंग थियोरी बोलता है कि why is it that such a powerful species like dinosaurs they got extinct. So हमको तो कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन हमको एक क्रेटर मिला है बहुत बड़ा, और उस क्रेटर का साइज एक मेटियोर के साइज के कंपैरेबल है। तो हो सकता है बहुत बड़े किसी मेटियोर ने अर्थ को स्ट्राइक किया हो, ठीक है। इट वाज एबल टू रीच द अर्थ सरफेस समहाउ, ड्यू टू दिस कोलिजन द टेम्परेचर्स ऑफ द अर्थ बिकेम सुपर हाई एंड ऑल दोज मैसिव क्रीचर्स लाइक डायनासोर्स दे वर नॉट एबल टू सर्वाइव, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। अभी देखो भाई साहब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, सो दैट विल बी एच हो गया, एस के जगह पे लिखा, और यहाँ पे हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कंसिडर। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो 2gh हो गया ये, ठीक है, ओके। अभी v की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, प्रोपोर्शनल टू h रेज टू हाफ, ठीक है, h रेज टू हाफ। h n की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमने देखो कैलकुलेट किया था, s nth सेकेंड में कितना होता है, जल्दी, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है तो u आपका हो गया 0, ठीक है। सो एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a की जगह पे हो जाएगा g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। एच एन, तो आपका भाई साहब एस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है, g बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज इन वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सारे बॉडीज का सेम है, ठीक है। देखो अगर एक एक्सपेरिमेंट एक्चुअली किया गया था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर है, बहुत बड़ा टावर, ठीक है, और इस टावर को बेसिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिजाइन किया गया था, ठीक है। अगर समझ लो तुमने बाहर समझ लो बिल्डिंग के बाहर एक बेसिकली रॉक को फेंका, 1 kg का रॉक और 1 kg का भाई साहब फेदर है, ठीक है। तो ये धप्प से नीचे गिरेगा और ये तो भाई साहब आराम से फ्लोट होते कल तक पहुंच ही जाएगा, ऐसा रहेगा, है ना, ठीक है। सो व्हाई इज इट दैट, क्या इन दोनों में जो गुरुत्वाकर्षण है या जो ग्रेविटेशनल पुल है, क्या वो अलग अलग है? आंसर इज नो, बोथ आर एक्सपीरियंसिंग द सेम ग्रेविटेशनल पुल, दैट इज g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो व्हाई इज देयर सो मच अ डिफरेंस इन देयर रीचिंग द अर्थ, ठीक है। तो डिफरेंस इस वजह से है कि इस पे कोई भी अपवर्ड थ्रस्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। इसका वेट इतना ज्यादा है कि इस पे अपथ्रस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ये फेदर जो है इस पे अपथ्रस्ट काफी ज्यादा लग रहा है, ठीक है। इसका वॉल्यूम ज्यादा है इसलिए अपथ्रस्ट लग रहा है, इसलिए ये भाई साहब एयर रेजिस्टेंस की वजह से, ये अपथ्रस्ट की वजह से धीरे धीरे नीचे आ रहा है, ठीक है। सो इन स्पाइट ऑफ देयर वेट्स बीइंग द सेम, दे रीच द ग्राउंड एट डिफरेंट टाइम्स बिकॉज द अपथ्रस्ट व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इज डिफरेंट। द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच इज एक्सपीरियंस्ड बाय देम इज द सेम, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस्ड बाय देम इज द सेम, ठीक है। तो इसी एक्सपेरिमेंट को अगर हम एक वैक्यूम चेंबर में करते हैं, वैक्यूम पूरा समझ लो इतना बड़ा टावर बना दिया और ये वैक्यूम में है, तो ये भाई साहब लोकेट हुआ था कि ये दोनों एकदम उसी टाइम पे नीचे गिर रहे हैं, दे आर फॉलिंग एट द सेम टाइम। एक फेदर और एक kg का मास या 2 kg का मास से कोई लेना देना ही नहीं।
आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लेना देना है, बॉडी के साइज से कोई लेना देना नहीं है। आज से बहुत सालों पहले गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था लीनिंग टावर ऑफ पीसा में, ठीक है। ये एक लीनिंग टावर है बेसिकली पीसा में, और उन्होंने बोला था कि एक छोटे रॉक को फेंको या बड़े रॉक को फेंको, ठीक है, ये दोनों भाई साहब आपके अर्थ में सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो देयर, क्योंकि आपका देखो जो मोशन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। ये जो आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जिसको हम अंडर फ्री फॉल में क्या लिखते हैं, v इज इक्वल टू जी टी। तो यहां पे तो मास का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। कितने टाइम पे वो पहुंच रहा है वो, या कितना वेलोसिटी वो एक्वायर कर रहा है, या s इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, ये सब तो भाई साहब सेम ही होगा ना सबके लिए, ठीक है, क्योंकि g का जो फैक्टर है वो सेम ही है सबके लिए, ठीक है। तो मास का कोई इंफ्लुएंस नहीं है। तो गैलीलियो ने बोला था, तभी के जो किंग है, कि मैं ये प्रूव कर सकता हूं कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा से अगर आपने एक छोटा सा रॉक फेंका और एक बड़ा सा रॉक, दोनों एक ही टाइम पे फेंका, दोनों जमीन पे सेम टाइम पे रीच करेंगे। तो उस टाइम पे जो राजा थे उन्होंने बोला ठीक है हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये एक्सपेरिमेंट अगर अनसक्सेसफुल हुआ या आपकी भविष्यवाणी अगर सही नहीं हुई तो अगला हम आपको फेंक देंगे, ठीक है। उस टाइम पे ऐसा ही होता था कि जितने भी आपके राजा महाराजा लोग होते थे वो अगर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट को बहुत अपोज करते थे, क्योंकि चर्च अपोज करता था, ठीक है। चर्च या जितने भी हमारे रिलीजियस बिलीफ सिस्टम्स हैं, दे यूज्ड टू अपोज इट, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि आपके जो रिलीजियस बिलीफ्स और प्रेजुडिसेस हैं उनको कोई चैलेंज या क्वेश्चन करे, ठीक है। और साइंस इसको क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है। क्या ये हो गया। दूसरा आपका भाई साहब क्या है कि अगर हमने किसी बॉडी को यहां पे, तो व्हेन अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो ये हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। दिस वुड बी द केस। तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, v स्क्वायर। तो ये सारे आपके भाई साहब, ओके। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स, यहां पे आपका u का कुछ वैल्यू हो जाएगा और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी, ठीक है, माइनस जी की वैल्यू हो जाएगी। तो बाकी सारे इक्वेशंस आप डिराइव कर सकते हैं, u माइनस जी टी हो जाएगा यहाँ पे, s की जगह पे ut प्लस हाफ जी टी के अगेंस्ट पे आप क्या लिखेंगे, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस हो जाएगा, और एस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, u माइनस ए बाई टू, टू एन माइनस वन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड इज u plus a by 2 into 2n minus 1. However, when a body is projected vertically upwards, the distance traveled in the nth second will be s u minus g by 2 2n minus 1. ठीक है? Okay. Angle between velocity vector and acceleration vector is 180 degrees until the body reaches the highest position. आप देखो यहां पे इस चीज को समझो, जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो इसका वेलोसिटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी और ग्रेविटी इसका भाई साहब कितना हो जाएगा, 180 डिग्रीज, ठीक है। वेलोसिटी और ग्रेविटी के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 180 डिग्रीज, ठीक है। एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सीलरेशन वेक्टर इज 180 डिग्रीज अंटिल द बॉडी रीचेस द हाईएस्ट पॉइंट, जब तक वो हाईएस्ट पॉइंट पे नहीं जा रहा है। हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद क्या हो जाएगा, कितना एंगल हो जाएगा, नहीं, हाईएस्ट पॉइंट के बाद कितना एंगल हो जाएगा, अरे भाई साहब इमेजिन कीजिए ना, यहां पे आपका हाईएस्ट पॉइंट पे रीच हो गया, अभी तो बॉडी इधर आएगी और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी इधर है, तो दोनों पैरेलल हो गए, तो मतलब एंगल हो जाएगा जीरो, सिंपल, ठीक है। सो द एंगल बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेलोसिटी व्हेन द बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इज इक्वल टू 180, एंड व्हेन द बॉडी इज कमिंग डाउन, ठीक है, आफ्टर इट हैज रीच्ड द पीक पॉइंट, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जीरो, which means that velocity and acceleration due to gravity are now parallel vectors, ठीक है, ये आपके parallel vectors हो जाएंगे। तो अगर आप देखोगे यहां पे भाई साहब, this will be basically a parallel vector at maximum height v is equal to 0 and a is equal to g, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहां पे कितना हो जाएगा, देखो मैक्सिमम हाइट क्या होता है, मैक्सिमम h मैक्सिमम क्या हो जाएगा भाई साहब, ठीक है, this will be u square by 2g। मैक्सिमम हाइट में देखो, मैक्सिमम हाइट s is equal to क्या होता है, ut माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर होता है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट दैट इज एस मैक्सिमम, दैट इज एच मैक्सिमम, जिसको हम लिख सकते हैं यू टी जो भी रहेगा आपका, ठीक है, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एच मैक्सिमम को एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी आपका हो गया जीरो और ए हो गया आपका जी, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट में आपका भाई साहब v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है, ठीक है, ये हो गया आपका जीरो, u माइनस जी टी। तो आप भाई साहब यहां पे क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू जी टी, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, u इज इक्वल टू जी टी हो गया। तो अभी इसको इसमें रिप्लेस कर दीजिए, मैक्सिमम हाइट में u t की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, u की जगह पे लिख सकते हो जी टी, और ये हो गया t,
सृष्टि कुमारी समझ में आ रहा है? हाफ जी टी का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कितना? हाफ जी टी का स्क्वायर। दैट्स हाउ यू आर गेटिंग मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू हाफ जी टी का स्क्वायर, यू स्क्वायर बाई टू जी। हाँ, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखो जी टी का स्क्वायर हाफ जी टी का स्क्वायर लिख सकते हैं, या यू स्क्वायर बाई टू भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे आपने देखा कि जी टी आपका कितना है? यू है, ठीक है। तो अगर अपन ने जी टी के जगह पे क्या लिखा? जी टी, जी स्क्वायर टी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, अपॉन जी लिख सकते हैं इसको, हाफ, ठीक है। तो ये आपका एच मैक्सिमम कितना हो जाएगा? जी टी के जगह पे क्या लिखोगे भाई साहब? यू स्क्वायर अपॉन टू जी, सिंपल। समझ में आ रहा है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? कोनो कंफ्यूजन? कंफ्यूजन है थोड़ा थोड़ा। देखो भाई साहब, मैक्सिमम हाइट, अगर किसी बॉडी को आपने यहां से फेंका है, लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, ये गया भाई साहब मैक्सिमम हाइट h मैक्सिमम है, ठीक है। इसको लिखने के तरीके बता रहे हैं हम। तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी? 0। लेट्स से टाइम टेकन है आपका t, ठीक है। तो आपको लिखने का तरीका क्या है? देखो मैक्सिमम हाइट पे v इज इक्वल टू u प्लस at, ये वाला फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। v की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 0। u a ऑब्वियसली माइनस जी हो जाएगा, माइनस जी इंटू टी। तो अपन क्या लिख सकते हैं? u इज इक्वल टू जी टी, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम आते हैं मैक्सिमम हाइट पे। तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर होता है। तो मैक्सिमम हाइट, ठीक है, s मैक्सिमम मतलब ये हो गया आपका h मैक्सिमम, दैट विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, सॉरी माइनस, ये माइनस में होगा, माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा, क्योंकि आपका उस तरफ मोशन हो रहा है ना भाई साहब, माइनस जी टी का स्क्वायर। अभी अभी आपने निकाला u इज इक्वल टू जी टी होता है, तो इस u की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? g इंटू टी माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका जी टी का स्क्वायर माइनस हाफ जी टी का स्क्वायर। तो 1 माइनस हाफ हो गया, तो ये हो गया आपका कितना? जी टी का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो h मैक्सिमम की वैल्यू आप ये लिख सकते हो। एक तो ये हो गया। अभी आपका प्रॉब्लम है अगर टाइम ना दिया रहे तो, ठीक है, क्योंकि जब तक आपको टाइम दिया हुआ है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर टाइम ना दिया रहे तो टाइम ना दिया रहे तो कैसे करेंगे भाई साहब? यहां पे इस जी टी के स्क्वायर अपॉन 2, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2g, ऐसा लिख सकते हैं। देखो भाई साहब, हमने इसको क्या किया है? ऊपर नीचे g से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे से, ठीक है। तो आपका जी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2g हो गया। अभी जी स्क्वायर टी स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं? जी टी का स्क्वायर बाई 2g, ऐसा लिख सकते हैं, h मैक्स, ठीक है। जी टी मतलब आपका कितना हो गया भाई साहब? अरे बोलेंगे भाई साहब, जी टी मतलब u, तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन 2g। तो आपका h मैक्स का वैल्यू ये हो गया आपका u स्क्वायर बाई 2g। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हम, ठीक है। u स्क्वायर बाई 2g। तो अगर आप देखोगे मैक्सिमम हाइट आपके किसके प्रोपोर्शनल है? u स्क्वायर के, क्योंकि g तो आपका कांस्टेंट है भाई साहब, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। और ये हमेशा आपके जो मास है उस पे इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑल दीज इक्वेशंस अगर आप देखोगे, किसी का भी मास से डिपेंडेंसी नहीं है। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन जो भी है, मतलब आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, फाइनल वेलोसिटी 0, जो भी है, बट व्हाटएवर द इक्वेशंस ऑफ मोशन आर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन मास एट ऑल, ठीक है। तो अगर हम भाई साहब कर रहे हैं कि समझ लो एक बॉडी को, जैसे ऐसे सवाल आ गया आपको, ठीक है, ऐसा सवाल आ गया कि भाई साहब आपका देखो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी, अभी अभी आपने प्रूव किया कितना है? u स्क्वायर बाय 2g है, ठीक है। तो एक बॉडी को अपन ने u1 वेलोसिटी से ऊपर डाला है, दूसरे बॉडी को अपन ने u2 वेलोसिटी से ऊपर डाला है। अगर आपसे पूछा जाए कि इनके मैक्सिमम हाइट का रेशियो बताओ, तो भाई साहब क्या हो जाएगा? h1 विल बी इक्वल टू u1 स्क्वायर, ये तो दोनों के लिए सेम होगा। h2 क्या हो जाएगा? u2 स्क्वायर बाई 2g। तो आप अगर h1 बाई h2 करोगे बच्चा बॉडी, तो कितना हो जाएगा? u1 स्क्वायर बाई 2g अपॉन u2 स्क्वायर बाई 2g। तो ये दोनों कैंसिल, ये हो गया आपका u1 स्क्वायर बाई u2 का स्क्वायर। मेकिंग सेंस बच्चा बॉडी? आर बी मेकिंग सेंस? ठीक है। तो h1 बाई h2 विल बी इक्वल टू u1 बाई u2 का स्क्वायर। ऐसे भी आपको यहां पे दिख ही रहा है कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर। सो द मैक्सिमम हाइट attained by a body which is projected vertically upwards will be directly proportional to the square of its initial velocity of projection, ठीक है।
अभी देखो मैंने आपको जो बोला था इसके पहले, टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों भी सेम होगा, ठीक है। टाइम ऑफ एसेंट हमने कल इसको देखा था भाई साहब, टाइम ऑफ एसेंट हो गया टी ए और टाइम ऑफ डिसेंट ये हो गया टी डी। तो अगर किसी बॉडी को आपने प्रोजेक्ट किया है, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू गो फ्रॉम द अर्थ एंड attain its highest position is known as the time of ascent, and the time taken by the body to reach from its highest position back to the earth is known as time of descent। और अगर आप देखोगे तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट आपके भाई साहब बराबर होते हैं, ठीक है। अब ये u बाई जी कैसे आ गया भाई साहब, बोला 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 जल्दी से बोलो, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, u बाई जी कैसे आ गया। 9th का सवाल है भाई साहब, मैं पूछ रहा हूं। ओके चलिए, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, सिंपल है यार, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अभी भाई साहब अगर किसी बॉडी को आपने यहां से प्रोजेक्ट किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई u, फाइनल वेलोसिटी यहां पे इसकी कितनी हो जाएगी, v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी भाई साहब। और a की वैल्यू क्या होगी, माइनस जी, तो ये हो गया आपका माइनस जी टी, ठीक है। तो ये हो गया u इज इक्वल टू जी टी, तो आपका t का वैल्यू क्या हो जाएगा, u बाई जी। तो अगर ये भाई साहब टाइम ऑफ एसेंट होगा तो ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट भी हो जाएगा, दिस विल बी टाइम ऑफ डिसेंट। तो अगर टोटल टाइम आप निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बोलो, टोटल टाइम विल बी टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट तो ये आपका u बाई जी प्लस u बाई जी, दैट विल बी इक्वल टू 2u बाई जी, ठीक है। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 2u बाई जी। ये तो भाई साहब आपका कांस्टेंट होगा, तो आप यहां पे लिख सकते हो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u। द मोर इज द इनिशियल वेलोसिटी, द मोर विल बी द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच द अर्थ। आपने किसी बॉल को ऐसे फेंका, फट से नीचे गिरेगा, और किसी बॉल को जोर से ऊपर फेंका, उसको बहुत टाइम लगेगा नीचे आने में, ठीक है। जितना ज्यादा आप उसका वेलोसिटी बढ़ा देंगे उतना ज्यादा टाइम उसको लगेगा नीचे आने में। और ऐसा कौन सा वेलोसिटी है जो अगर आप उसको दे दे तो वापस नहीं आएगा, आप लोग पढ़ चुके हैं ग्रेविटेशन में, जस्ट एक साल पहले पढ़ा है। एस्केप वेलोसिटी कितना होता है वो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर किसी बॉडी को अपन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे देते हैं, चाहे वो एक रॉकेट हो, चाहे वो एक छोटा सा बॉल हो, चाहे एक स्टोन हो, या भाई साहब बहुत बड़ा पत्थर हो, अगर इतनी वेलोसिटी से आपने अर्थ से उसको प्रोजेक्ट किया, then it is not going to come back, it is not going to come back, ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे था भाई साहब, आपका अर्थ का ग्रेविटेशन जो होता है वो क्या होता है, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, जी एम एम बाई आर का स्क्वायर, ये हो गया फोर्स, ठीक है। और ये भाई साहब हमने किया था जी एम एम बाई आर ई, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी में इसको कन्वर्ट किया था बेसिकली। तो आपने अगर इसको वेलोसिटी दी हुई है, इससे हमने निकाला था इसको, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके ओके, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल। अगर किसी बॉडी में एयर रेजिस्टेंस नहीं है, देखो एयर रेजिस्टेंस हमेशा रहेगा, अभी बॉडी पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा मास है किसी बॉडी का तो एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, जैसे कोई पत्थर है उस पर एयर रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस है। लेकिन भाई साहब अगर समझ लो कोई पेपर है, कोई फेदर है, कोई पैराशूट है, पैराशूट आपका एयर रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है। कोई इंसान है वो नीचे गिर रहा है, उसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी, लेकिन अगर वो पैराशूट लेकर गिर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपका बहुत ज्यादा पैराशूट पे काम करेगा, पैराशूट का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और इसीलिए जो बियॉन्ड फोर्स है, जो भाई साहब आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल से लगता है अप थ्रस्ट, वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो इसके वजह से जो आपका एयर रेजिस्टेंस है वो अलग अलग बॉडी से अलग अलग, तो टाइम ऑफ एसेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर इक्वल, इसको लिख लीजिए। कभी कभी छोटी छोटी चीजों पे सवाल बन जाते हैं, ठीक है। कहीं पे आपको पूछ लिया अगर कि भाई साहब कौन से कंडीशन में टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट बराबर होता है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ओनली इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप फ्रॉम अ टावर, ठीक है। अगर किसी टावर से बॉडी को प्रोजेक्ट किया, कल हमने कुछ सवाल किए थे भाई साहब, ठीक है,
तो लेट्स से a body projected vertically up from a tower of height h with a velocity u, or a body dropped from rising balloon, or a body dropped from an helicopter rising up vertically with constant velocity reaches the ground exactly below point of projection at time t. तो कल हमने इन सब पे सवाल किए थे। देखो, एक वेलोसिटी, एक बलून है, ऊपर जा रहा है, तो उसका भाई साहब इतना वेलोसिटी ऊपर जाएगा, फिर जीरो होगा, फिर वो नीचे आएगा। ठीक है, इसी तरह से भाई साहब अगर कोई हेलीकॉप्टर है, वो ऊपर जा रहा है और उसमें से कुछ छोड़ा गया है, तो उसकी एक इनिशियल वेलोसिटी ऊपर थी, इस इनिशियल वेलोसिटी पे हम माइनस जी का एक्सेलरेशन निकालेंगे और देखेंगे कितने टाइम तक वो ऐसे पॉइंट पे गया जहां पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई। जैसे इसकी वेलोसिटी जीरो हुई, अब आप फ्री फॉल कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अ बॉडी विच इज टेकन अपवर्ड्स बाय अ बलून or maybe by a helicopter and then released, you will have to first calculate the time span or the distance that it has covered before its velocity finally becomes zero in the upward direction and it tries to descend. ठीक है, अगर किसी टावर के ऊपर आपने बॉल को फेंका है, तो उसका भी भाई साहब एक इनिशियल वेलोसिटी है, वो पहले फाइनल वेलोसिटी को जीरो करेगा, फिर उसका टाइम ऑफ डिसेंट चालू होगा। ठीक है, इन दिस केस टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट आर नॉट इक्वल, दे विल बी इक्वल ओनली टिल द पॉइंट ऑफ इनिशिएशन। जहां से आपने छोड़ा है वहां तक ये एप्लीकेबल होता है, लेकिन उसके बाद नहीं। समझ में आ रहा है? ये समझ लो, ये टावर है, इससे आपने भाई साहब इसको छोड़ा और ये पूरा नीचे गिर रहा है, तो यहां से लेकर यहां तक टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट सेम होगा, लेकिन इसका नहीं, इसका आपको अलग से कंसीडर करना पड़ेगा। तो हाउ विल यू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स? तो सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स इज, भाई साहब आपने पहले यहां पे देखना है कि उसका वेलोसिटी कितने पे जीरो हो रहा है, जो टाइम लगा उसका वेलोसिटी तो आपका जीरो हो जाएगा, तो आप v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी से आप टाइम निकाल सकते हैं व्हेन द वेलोसिटी बिकम जीरो। इस टाइम से फिर आप डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं जो इसने ट्रैवल किया रहेगा। सो ये इसका एसेंट का भाई साहब मोशन हो गया, एसेंट के मोशन का टाइम और डिस्टेंस दोनों भी निकल आएगा। अभी डिसेंट में क्या होगा भाई साहब? डिसेंट में आपका फ्री फॉलिंग है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ठीक है, एक्सीलरेशन कितने का हो गया भाई साहब? जी का हो गया। ठीक है, और आपका इतना डिस्टेंस तो वो ट्रैवल कर ही रहा है, प्लस अगर आपको टावर का डिस्टेंस दिया रहे तो उससे आप h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब देखो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h इधर का और इधर का h, ये होगा आपका टोटल h, ये होगा टाइम ऑफ डिसेंट में आएगा। ठीक है, और अगर आप एसेंट का बात कर रहे हैं तो सिर्फ आपका h ही आएगा उसमें। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? हाइट ऑफ द टावर इज हाउ मच? व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर? माइनस यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। कैसे? देखो ये कॉम्प्लिकेट करेगा, मैं आपको अगर फॉर्मूला बताऊं ना तो इट विल कॉम्प्लिकेट। आप सिंपल तरीके से अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, distance traveled by a freely falling body is proportional to the mass of the body, square of the acceleration due to gravity, time of fall, square of the time of fall. iPhone 16, ये वाला सवाल सॉल्व कीजिए भाई साहब, जल्दी से जल्दी से। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी है साहिल, बता जल्दी से, क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू, अरे भाई साहब क्या होता है? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फटाफट से सॉल्व करना है भाई साहब। फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी क्या हो जाएगा? U की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। ठीक है, A की वैल्यू हो जाएगी G। ठीक है, तो S को अपन क्या लिख सकते हैं?
हाफ जी टी का स्क्वायर। तो द डिस्टेंस, तो आपका जी तो भाई साहब कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो एस को अपन क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द फॉल। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विल बी प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द फॉल। क्लियर है? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। क्या सोल्यूशन है भाई साहब ये? अच्छा, यहां पे अभी सोल्यूशन हो रहा है, ओके। एच विल बी, तो आपका की आंसर 4, ठीक है, ओके। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज, बहुत बार कर चुके हैं, कल भी हमने किया, और ये भाई साहब आपका एक सवाल कंपटीशन लेवल 7 में आ चुका है, ठीक है। रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हाँ बोलिए। बहुत बढ़िया भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, ठीक है। If the velocity of a body does not change with time, its acceleration will be 0, ठीक है। Unity, infinity may take any finite value. क्यों? Velocity is change, आपका acceleration is change in velocity upon time. कोई change ही नहीं हो रहा है, तो change in velocity is 0, है ना। तो आपका यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर 0, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 0, ओके। The acceleration of a moving body can be found from area under velocity time graph, area under distance time graph, slope of the velocity time graph, slope of the distance time graph। साहिल अभी अभी किया हमने, हाँ। The acceleration of the body, area, slope of the velocity time graph, आपका एक्सेलरेशन होता क्या है भाई साहब, dv by dt, ठीक है। तो slope of the velocity time graph, this will be the right answer। हाँ, अच्छा ये लिखा है तूने, ये कुछ और लिखा है? द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी इज, आपका भाई साहब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी मतलब इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी, मतलब आपका जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है वो मतलब रेगुलर हो रहा है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। y is equal to mx plus c। A gun is aimed at a monkey. If the monkey falls under gravity at the instant of firing the gun, the bullet will pass above the monkey, pass below the monkey, hit the monkey or certainly miss the monkey। ये भाई साहब साहिल मुनकर का दोस्त यहाँ पे ऐसे भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली द मंकी, और यहां से आप बुलेट को फायर कर रहे हैं। गन इज एम्ड एट अ मंकी, ठीक है, इसको भाई साहब एम किया गया है। A gun is aimed at a monkey if the monkey falls under gravity at the instant of firing। तो मंकी पे भाई साहब ग्रेविटेशन फुल लग रहा है, ठीक है। The bullet will pass, तो मतलब जैसे ही गिर जाएगा तो बुलेट पास कर जाएगा। Will that happen? हाँ, तो क्या बुलेट पे ग्रेविटेशन नहीं लगेगा? भाई तुमने अगर समझ लो, हाँ वेलोसिटी ज्यादा है मुझे मालूम है, लेकिन देखो वेलोसिटी, मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर कोई दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो वो एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करते हैं। वेलोसिटी ऐसे है, ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी नीचे, दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का, तो एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करेगा, ठीक है, ओके। सो हिट द मंकी, सर्टेनली मिस द मंकी, पास अबव द मंकी, पास बिलो द मंकी, तो यहाँ पे हिट द मंकी, ये हिट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका मंकी भी ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे उतर रहा है, और ये जो बुलेट आप बोलेंगे भाई साहब ये तो ऐसे जा रहा है, भाई क्या इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगेगा, ये ऐसे जाएगा एक्चुअली, इट विल मूव लाइक दिस, ठीक है। आपका गन, आपने गन अगर पॉइंट किया ना इसमें, तो ये टप ऐसे जाएगा, इसको ऐसे लगेगा, क्लियर है। क्योंकि जो आपका देखो, आपको मैंने पहले भी बताया, यहां पे देखो वेलोसिटी गन का इधर है, बुलेट का, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है, जी इधर है, ठीक है। ये दोनों आपके परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, दे विल नॉट इंपैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को इंपैक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पे इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 है, इसकी डायरेक्शन में 0 है, ठीक है। तो आपका इनिशियल वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में रही है तो फ्री फॉल ही तो हो गया भाई साहब, ठीक है। ये ऐसे जाएगा, दिस विल एक्चुअली हिट लाइक दिस, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? इट विल हिट द मंकी, ठीक है। सो ये ऐसे जा रहा है भाई साहब, ये ठप ऐसे जाएगा, क्लियर। Two bodies A and B are projected horizontally from the top of a tower with different velocities at the same instant. The path of B as seen from A is,
भाई साहब यहाँ पे देखो एक टावर है, ठीक है, टू बॉडीज ए एंड बी आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ये U1 है और ये भाई साहब U2 है विद डिफरेंट वेलोसिटीज। द पाथ ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, तो ये ए हो गया, और बी जो ए को देख रहा है वो कैसा पाथ दिखेगा उसको, व्हाट विल बी द पाथ दैट विल बी सीन, पैराबोला, एन एलिप्स, सर्क्यूलर और अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट विल दिस बी, व्हाट विल दिस बी बच्चा पार्टी, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। सिंपल है भाई साहब, इतना काहे सोच रहे हैं, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा ना, वो ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है, बोथ दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ओके, which of the following has finite acceleration with zero velocity, freely falling body at maximum height, finite acceleration with zero velocity, ठीक है, freely falling body at maximum height, finite acceleration मतलब क्या है, जिसका आप मूल्यांकन कर सकें, ठीक है, freely falling body का u कितना हो जाएगा भाई साहब, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनाइट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, और a की वैल्यू हो जाएगी g, ठीक है, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी, जब आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया तो ये आपका इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं होगा, यू हैव टू बेसिकली गिव इट अ वेलोसिटी, ठीक है। ओके, प्रोजेक्टाइल मतलब कैसा होता है, देखो ये ऐसे जा रहा है, इसको ऐसे फेंका है आपने, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, किसी को आपने ऐसे फेंका है, ठीक है, ये इस बॉल को आपने ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। सो इसमें कौन सा हो जाएगा, वर्टिकली प्रोजेक्टेड बॉडी हैज फाइनाइट एक्सेलरेशन विद जीरो वेलोसिटी, यार ये गलत होगा, फ्रीली फॉलिंग बॉडी होगा, ठीक है। If the displacement time graph of a body is parallel to the time axis, the velocity of the body is, चलिए भाई साहब इसको बताइए। ओके, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये टाइम है, ठीक है, इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, भाई साहब वेलोसिटी क्यों ऐसा हो जाएगा, जीरो होगा ना, ये नहीं गलत है भाई साहब, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विल बी जीरो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट is an example of uniform velocity, uniform retardation, uniform acceleration, none of these. Uniform velocity uniform होगी, अरे भाई साहब किसी ड्रॉप कर रहे हो तुम किसी बॉडी को, उसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा ना, एक्सेलरेशन आपका यूनिफॉर्म होगा, मतलब सिर्फ g का एक्सेलरेशन लगेगा, दिस विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन, कहा सब गलत, ओके। Three bodies A, B and C are thrown from the top of a tower with the same speed. A is thrown straight up, B is thrown straight down and C is thrown horizontally. They hit the ground with speeds VA, VB and VC. Then बताइए भाई साहब क्या हो जाएगा, चलिए इसको करना भाई साहब फटाफट। देखो एक टावर है, इसको ऐसे समझो, ठीक है, ये एक टावर है, ठीक है, थ्री बॉडीज ए, बी एंड सी, सबका वेलोसिटी जो मतलब स्पीड है वो सेम है, ठीक है। ए इज थ्रोन स्ट्रेट अप, तो ए को भाई साहब ऊपर भेजा हमने, तो ये आपका स्ट्राइक कर रहा है वेलोसिटी वी ए से, ठीक है, क्लियर है, ओके। बी इज थ्रोन स्ट्रेट डाउन, बी को हमने भाई साहब यहां से थ्रो डाउन किया है, तो ये हो जाएगा वी बी, ठीक है। एंड सी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, सी को हमने ऐसे फेंका है, तो ऑब्वियसली ये ऐसे नीचे गिरेगा VC, ठीक है। अब बताओ भाई साहब, ये है सिचुएशन, आपने अभी प्रूव किया H जो होता है, ठीक है, H इज इक्वल टू हाफ GT का स्क्वायर, समझ में आ रहा है भाई साहब, फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। किसका H सबसे ज्यादा है, इसका, तो इसका टाइम सबसे ज्यादा है, ठीक है। अगर हम V लिखें तो ये क्या हो जाएगा, U स्क्वायर प्लस 2GS, ऐसा होता है भाई साहब V स्क्वायर, ठीक है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, फ्रीली फॉलिंग का लिख रहे हैं हम, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2GS, तो दिस विल बी √2G इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी भाई साहब, जिसका s ज्यादा हो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √s। √s सबसे ज्यादा किसका है, va का, a का, क्योंकि a को आपने ऊपर थोड़ किया है, तो a ने सबसे ज्यादा डिस्टेंस फ्री फॉल में कवर किया है, इसीलिए va will be definitely more than VB and VC. Now let's come back to VB and VC, ठीक है। VB और VC के बारे में आप क्या बोल सकते हैं भाई साहब, VC को ऐसे थ्रो किया गया है तो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है। VB को आपने ऐसे थ्रो किया तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखो VC को आपने ऐसे थ्रो किया ना,
ये समझ लो इसका वेलोसिटी इधर था और इसका एक भाई साहब एक्सेलरेशन इधर है, तो इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगा, है ना, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी लेसर, ठीक है। तो आपका वीसी क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी वीसी, तो सबसे कम भाई साहब आपका क्या है, नहीं ये गलत है, ये सारे आंसर्स क्यों गलत आ रहे हैं भाई साहब, ये सारे आंसर्स कहाँ गलत आ रहे हैं भाई साहब, ये तो बहुत, ये एक्चुअली आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है। अरे बाबा ये तो आपने किया नहीं है भाई साहब। Okay, a coin falls faster than a scrap of paper when dropped from the same height because for coin gravitational, तो आपने एक कॉइन को ड्रॉप किया है और एक पेपर को ड्रॉप किया है, तो ये कौन ज्यादा जल्दी गिरेगा, कॉइन। लेकिन कॉइन का गिरना किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब ये देखो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दोनों का सेम है, ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, सेम हाइट बिकॉज फॉर कॉइन एयर रेजिस्टेंस इज लेस, कॉइन का भाई साहब एयर रेजिस्टेंस आपका लेस हो जाएगा, ठीक है। A lift is moving down with acceleration a. A man in the lift drops a ball inside the lift. ठीक है, तो आपका एक लिफ्ट है भाई साहब, ठीक है, दिस इज बेसिकली अ लिफ्ट, ये लिफ्ट भाई साहब क्या हो रहा है, इट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, ठीक है, अ मैन इन द, तो ये भाई साहब इसने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉप किया, ठीक है, ओके, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट, तो अभी मैन के लिए वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एंड ऑब्जर्व्ड बाय द, तो आपका एक्सेलरेशन कितना होगा, जैसे उसने बॉल को ड्रॉप किया तो पहले से कितना एक्सेलरेशन है, पहले से कितना एक्सेलरेशन है, नहीं जी कहां, ए है ना, अभी ए प्लस जी आ जाएगा ना, ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, ठीक है, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो मैन इन द लिफ्ट के लिए बॉल का एक्सेलरेशन कितना होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल, देखो भाई साहब इसमें एक्चुअली फोर्स आ जाता है, ठीक है, होगा क्या, देखो यहां पे इसका एक्सेलरेशन कितना था, अ लिफ्ट इज मूविंग डाउन विद एन एक्सेलरेशन ए, जब इसको नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका है ना किसी भी चीज का जब नीचे मूवमेंट होता है तो उस पर एक सूडो फोर्स लगता है, इसको अपन सूडो एक्सेलरेशन बोलते हैं, अभी तक हमने क्योंकि एक्सेलरेशन का डायनेमिक्स पार्ट में नहीं गए, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो अगर कोई बॉडी एक्सेलरेशन नीचे मूव कर रही होगी तो उस पर एक सूडो एक्सेलरेशन लगेगा, इसके वजह से जी माइनस ए होगा, मतलब इसका ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन होगा ए, तो ये हो जाएगा जी माइनस ए, सो दिस इज अ लिटिल आउट ऑफ योर कॉन्सेप्ट, चलिए इसको कर लेते हैं, हाँ ये कर सकते हैं, करिए भाई साहब इसको फटाफट फटाफट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट टाइम टी इज गिवन बाय दिस, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज, चलिए फटाफट एकदम आसान है, एक्सेलरेशन क्या होता है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है, देख सो रहा है तू, क्या,
एक बार अपना टाइम टेबल पोस्ट कर देना फिर से, वो डिलीट हो गया है मेरा ग्रुप में ही, टाइम टेबल और सिलेबस दोनों भी। जिसका जिसका भी टाइम टेबल और सिलेबस आ गया सब ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए वैसे, ठीक है। बट ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, आपका भाई साहब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल दिया हुआ है, कितना है, x इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए वन टी प्लस ए टू टी का स्क्वायर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल। तो आपका dx बाई डी टी कितना हो जाएगा बोलो, dx बाई डी टी, दिस विल बी आपका, इसका तो हो जाएगा भाई साहब कितना, जीरो, कांस्टेंट है ये, इसका कितना हो जाएगा माइनस ए वन, और यहाँ पे हो जाएगा टू ए टू टी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा बोलो, टू ए टू, ठीक है, टू ए टू, द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज टू ए टू, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा भाई साहब टू ए टू, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम टुडे बच्चा।